सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हमने पिछले भाग में व्याकरण किसे कहते हैं इसे पढ़ा और ध्वनि और वर्ण किसे कहते हैं ये भी आपने जाना कि ध्वनि हम किसे कहते हैं कि हम जो बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, इसके सबसे छोटे खंड को हम ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को जब हम रूप देते हैं या प्रतीक के कोई प्रतीक लेके इसको लिखते हैं तो उसको हम वर्ण कहते हैं। तो आज हम जानेंगे ये ध्वनि और वर्ण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो ध्वनि है ये उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया स्वर, ये ओडिया में भी आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग जानते हैं, और इसे हम और क्या कहते हैं, व्यंजन। तो ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से इसे दो तरह से माना जाता है, एक आपका हो गया स्वर, एक आपका हो गया व्यंजन। तो स्वर जो है आपके ये अ से लेके आपके औ तक है। आप खुद ही गिनकर देख लीजिए कितने हैं। जी हाँ, ये आपके 11 स्वर्ण वर्ण हो गए। किसमें? हिंदी में आपके स्वर ध्वनि 11 है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए आपके? 11 स्वर उच्चारण हो गए। और आपके जो व्यंजन है उसमें से आपने पढ़ा होगा क वर्ग, उड़िया में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, आपके त वर्ग और प वर्ग। ये वर्ग के अंतर्गत आपके जो उच्चारण आते हैं, क में कितने आ गए? आप जैसे कि जानते हैं एक वर्ग में कितने अक्षर रहते हैं? 5 अक्षर रहते हैं। तो आप कैसे गिनेंगे? आप क से लेके 5 तक चले जाइए। क, ख, ग, घ, ङ। वैसे ही च, छ, ज, झ, ञ। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में कौन आता है? त, थ, द, ध, म। प में ये गलत हो गया बच्चों। त में क्या होता है? त, थ, द, ध, न। प में आपका हो गया प, फ, ब, भ, म। इसको आप याद रखने के लिए आप कच्चट तप वर्ग कह सकते हैं, इसको याद रखने के लिए। और क्या कर सकते हैं कि आप हर एक जो मूल अक्षर आपका हो गया क, च, ट, त, प में क से लेके 5 अक्षर, फिर च से लेके 5 अक्षर उसी वर्ग में जाते हैं। इसके अलावा और हिंदी में कैसे जो ध्वनि है, वर्ण है, हम क्या कहते हैं? व्यंजन में आपके ये आ गए और उसके बाद आपके आगे अंतस्थ। अंतस्थ वर्ग कौन सा है? अंतस्थ वर्ण आपके कौन से हैं? आपके य, र, ल एवं व। य, र, आपके ल और व, ब नहीं व। इसके अलावा और आपके ये हो गए उष्म। उष्म में आपके कौन आते हैं? आपके जो तीनों स हैं, एक आपका हो गया, हम इसको तालवस्य, मूर्धन्यस्य, दंतस्य आदि कहते हैं, और इसके साथ और एक आपका हो गया ह। ये कौन से वर्ण है? आपके उष्म वर्ण है। इसके अलावा हम हिंदी में मिश्र व्यंजन भी लिखते हैं। मिश्र व्यंजन में आपके कौन आते हैं? मिश्र मतलब जुड़ना, एक साथ रहना। तो ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जो दो ध्वनियों को, दो वर्णों के समाहार होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया छ। तो छ में कौन कौन आते हैं? एक आपका क आता है, दूसरा आपका स आता है। और कैसे आप याद कीजिए, और कौन है मिश्र में? एक और है त्र। त्र में कौन कौन आते हैं? त और र। वैसे ही ज्ञ, ज्ञ में कौन आता है? ज और ञ। और स्र में आपके स, र। ये आपके हो गए मिश्र व्यंजन। इसके अलावा स्वर और व्यंजन नहीं है, फिर भी इन्हें हम लोग हिंदी में वर्ण के साथ ही समझते हैं, मतलब ये वर्ण के साथ ही आते हैं। इन्हें
अयोग्य वाह कहा जाता है। अयोग्य वाह इसलिए कहा जाता है कि ये तो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, तो लेकिन इन्हें हम वर्ण के हिसाब से हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यवहार करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। और ये कौन से हैं? आपको याद होंगे आपके अनुसार और विसर्ग। अनुसार को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और विसर्ग को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा हम हिंदी में चंद्र बिंदु का व्यवहार करते हैं, और चंद्र बिंदु को हम क्या करते हैं? केवल स्वर उच्चारण के साथ या स्वर ध्वनि के साथ ही व्यवहार करते हैं। जो आपका चंद्र बिंदु हो गया, किसके साथ व्यवहार करते हैं? हम लोग स्वर के साथ ही व्यवहार करते हैं। तो ये आपके हो गए स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण। मतलब हम लोगों ने हिंदी आप जो ध्वनियाँ हैं उन्हें हम स्वर और व्यंजन में बांटे हैं। तो व्यंजन में जो सभी व्यंजन होते हैं ये अलग रूप में साधारणतः आधा उच्चारित हो पाते हैं, और इन्हें पूर्ण उच्चारित होने के लिए हमें इनके साथ अ मिलाना पड़ता है। देखिए, जब मैंने मिश्र व्यंजन लिखा था, जैसे कि ये जो क्ष है उसको हमने कैसे लिखा था? ये आपका वर्ण हो गया, उसके साथ हमने स लिखा था, ऐसे लिखा था। तो हम लोग जब व्यंजन को व्यवहार करते हैं ये आधा इस्तेमाल होता है। किस रूप में? जैसे कि मैं क व्यंजन को लेती हूँ, क आधा ही इस्तेमाल होता है, आधा उच्चारित होता है। क में हलंत आकर आधा उच्चारित होता है। इनको अगर हम पूरा उच्चारण करना चाहते हैं तो इसके साथ हम किसको मिलाते हैं? अ का मिलन कराते हैं। तो आधा रूप क में हलंत लगाकर दिखाया जाता है, और इसको पूरा करने के लिए हम इसके साथ किसका व्यवहार करते हैं? अ का व्यवहार करते हैं। इसके बाद आपके कौन आते हैं? मात्राएं। आप जाने होंगे, ओडिया में भी पढ़े होंगे, हमारे जो मात्राएं हैं ये किनसे लिया जाता है? जो हमारे स्वर वर्ण रह गए, जो स्वर ध्वनि आपके उच्चारित होते हैं उन्हीं को ही हम मात्रा में व्यवहार करते हैं। जैसे आप अ से लेके औ तक जो हमारे 11 स्वर उच्चारण है, इसको हम मात्रा में व्यवहार करते हैं। ये आपका अ हो गया। अ को हम जैसे जानते हैं किस तरह से व्यवहार करते हैं? जो व्यंजन आपका आधा उच्चारित होता है, अ उनके साथ मिलने पर वह पूरा उच्चारित होते हैं। आपके आ से कौन सा मात्रा आती है? आकार की मात्रा। ई से आपके हर्षई की मात्रा, हर्ष स्वर की मात्रा। फिर आपके ई से दीर्घ स्वर की मात्रा। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे मात्रा को व्यवहार करते हैं। और आपके साथ और एक हो गया आपका, ओडिया में हम इसको लिखते हैं रू, लेकिन हिंदी में ये री की तरह व्यवहार किया जाता है या उच्चारण किया जाता है। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि जब र अक्षर के साथ हम लोग री का, या फिर हम लोग री से कौन सा मात्रा हमारा आती है? रू फला, जो हमें ओडिया रे कहूँ सेटा को हम क्या बोलते हैं? री फला की मात्रा। तो ये जो री की मात्रा आती है, जब हम उसको र के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका थोड़ा प्रयोग थोड़ा अलग तरीका से होता है। अर्थात र के साथ हम जो री का व्यवहार करते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो र के साथ जब आपके हर्षो और दीर्घो, जैसे कि आप जानते हैं आपके हर्षो और दीर्घो किन से आते हैं? आपके जो हर्षो और दीर्घों की जो आपके जो व्यंजन स्वर हैं, इनसे जो मात्रा निकलते हैं हम उसको हर्षो और दीर्घो कहते हैं। जब र के साथ इसको व्यवहार करते हैं तो ये थोड़ा अलग तरह से लिखा जाता है। देखिए, ऐसे और ऐसे लिखा जाता है। तो हम लोग र के साथ जब हर्षो और दीर्घो मात्रा का योग करते हैं उसको इस रूप में ही लिखा जाता है। इसके अलावा हम और किस मात्रा का, किन मात्राओं का व्यवहार करते हैं? आपका एक हो गया अनुसार, आपका हो गया विसर्ग, और एक हो गया चंद्रबिंद। तो इनको हम लोगों ने क्या किया था? इनको हम लोगों ने व्यंजन के रूप, अयोग्य वाह के रूप में हमारे वर्णमाला में इनको
स्थान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ इसको मात्रा की तरह व्यवहार करते हैं। तो आपके 11 मात्रा जो हो गया आपके स्वर वर्ण अ से लेकर औ तक से निकलता है, और इसके अलावा अनुसार आपके विसर्ग और चंद्र बिंदु को भी व्यवहार किया जाते हैं। ये जो आपके वर्ण हो गए, ये तो आपके मात्राएं हैं। जो आपके वर्ण हैं जिनको हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते हैं, 2 तरह से उन्हें भाग किया था। इनके 2 रूप में लिखे जाते हैं। कुछ के रूप सर्वमान्य है, अर्थात सब उसको मानते हैं। हम हमारे हिंदी क्षेत्र के साथ हमारे देश के जहाँ भी जाएं, उसी रूप को जब हम मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वमान्य रूप, जिसे हम क्या कहते हैं? मानक रूप। कुछ ऐसे जो वर्ण हैं आपके, उनके कुछ ऐसे रूप हैं जो ऐसे प्रचलित है जिसको मतलब पहले उनको माना जाता है, या फिर कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वमान्य नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मानकेतर रूप। तो आप थोड़ा सोच के मुझे बताइए कि कौन से रूप को, मानक या मानकेतर रूप को, कौन से रूप को प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, मानक रूप को, किसी वर्ण के मानक रूप को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वमान्य है, इन्हें सब मानते हैं। तो आप देखिए आपके जो किताब है उसमें भी है, आप देख लीजिएगा कि पहले हम लोग अभी अ, आ, ये री, ख, छ, अभी हम इसको व्यवहार करते हैं, मतलब सभी इसको इस रूप में व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया आपका मानक रूप। देखिए इसका मानकेतर रूप मतलब पहले या फिर कहीं कहीं इसको व्यवहार किया जाता है। अ का मानकेतर रूप देखिए, आ का देखिए, ख का देखिए, छ, आपका झ हो गया, ध हो गया, भ, ल, क्ष, स आदि का मानकेतर रूप आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप मानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका मानक रूप को ही हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको हम उसका आधा मतलब अर्ध को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध व्यंजन वर्ण। आपके जो अर्ध व्यंजन वर्ण हैं ये आपके कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, इनको हम संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अर्ध व्यंजन वर्ण आपके हो गए, इनको हम कैसे करते हैं? कुछ वर्ण के हुक हटाकर, ये आपका एक क हो गया और आपका फ हो गया, तो ये हिस्से को इस वर्ण के हुक कहा जाता है। तो जब हम क को अर्ध व्यंजन के रूप में व्यवहार करेंगे तो इसके हुक को हटाकर या फ के हुक को हटाकर, तो आपने कुछ संयुक्त अक्षर ऐसे लिखे होंगे जिसमें आपको क का आधा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं। इसके अलावा कुछ वर्णों के हम खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई क्या है? पाई मतलब डंडा जो खड़ा होता है। तो देखिए ये वाला लेटा हुआ है और ये वाला खड़ा हुआ है, इसलिए आपको इसको शिरोरेखा कहते हैं, ऊपर का पाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। तो अगर ग को हम अर्ध व्यंजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका खड़ी पाई को हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अक्षर आपके हैं, आपके ध हो गया, तो ध का ये खड़ी पाई निकल गया और ये आपका अर्ध व्यंजन हो गया। वैसे ही बहुत सारे अक्षर हैं, आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। और हम कुछ ऐसे जो वर्ण हैं उनके नीचे हलंत चिन्ह का लगाकर उसको हम अर्ध व्यंजन के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे आपका छ हो गया, र हो गया, ठ हो गया, इनके नीचे हम क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं। व हो गया आपका, तो इन सब का हम लोग क्या करते हैं? इनके नीचे हलंत लगाकर उनको अर्ध व्यंजन के रूप में व्यवहार करते हैं। और कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है, जैसे कि आपका र को अगर हम अर्ध व्यंजन वर्ण के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसको कैसे करते हैं? हम इसको क के साथ र को अर्ध करेंगे, अगर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं ऊपर की मात्रा देकर, और हम क्या करते हैं? इसको इस रूप में, जैसे कि ट में दिया जाता है ट्र, ये हो गया आपका क्र, तो ये हो गया आपका र का विशेष रूप।
तो अर्ध व्यंजन वर्ण जो होते हैं हम इन्हें 4 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्णों के हुक हटाकर, कुछ वर्ण के खड़ी पाई हटाकर, कुछ के नीचे हलंत चिन्ह लगाकर और कुछ के कुछ विशेष रूप होते हैं। तो ये आपका ध्वनि और वर्ण हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।